तुम्हारे लक्ष्य के अलावा जिस पर भी तुम्हारा ध्यान है, समझो वही तुम्हारा परम शत्रु है। क्योंकि अगर जो आप अपने लक्ष्य पर ध्यान नहीं केंद्रित करेंगे तो वो लक्ष्य आपका केवल लक्ष्य बन के ही रह जाएगा, कभी आप उसको प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसीलिए लक्ष्य प्राप्त करने का पहला नियम यही है कि जिस चीज़ को आप प्राप्त करना चाहते हो उस पर कंटिन्यूटी यानी लगातार तरीके से उस पर अपनी निगाह बनाए रखो, उसको अपने निगाहों में रखो, उस पर आप वर्क करो, उसको आप टाइम दो, रणनीति बनाओ, षड्यंत्र रचो कि इस लक्ष्य को हम कैसे पा सकते हैं। एक मेरा दोस्त था, जब हम लोगों ने इंटर पास किया तो उसने कहा हम एसएससी की तैयारी करने लखनऊ जा रहे हैं। तो हमने कहा ठीक है यार जाओ भाई। तो वो लखनऊ गया एसएससी की तैयारी करने। तो हम जब भी उसको फ़ोन करें तो हमने कहा कहाँ हो यार, तो बोले अरे भैया यार लखनऊ की जन्नत लोहिया पार्क में टहल रहे हैं। तो हमने कहा अच्छा। फिर एक दिन फिर फ़ोन किया, फिर मैंने कहा कहाँ हो, तो बोले अरे नींबू पार्क में टहल रहे हैं। मैंने कहा अरे, हमने सोचा होगा यार लखीमपुर में छोटे छोटे पार्क हैं, तो हमने सोचा होगा ऐसे छोटे मोटे पार्क होंगे, घूमने घूमने गया होगा वॉकिंग करने। फिर एक दिन फ़ोन किया तो उसने कहा अरे टहल रहे हैं बेगम हजरत पार्क में। तो हमने सोचा चलो यार बड़े अच्छे अच्छे लग रहा पार्क हैं लखनऊ में, तो घूमना चाहिए हमको भी। पर हमारे यहाँ लखीमपुर में छोटे छोटे पार्क हैं, झूले वूले पड़े, 2-4 बच्चे आके झूल जाते हैं। तो एक दिन हम भी गए पेपर देने लखनऊ, तो फिर हमने कहा चलो यार दिखाओ कहाँ पार्क बने तुम्हारे, जब भी फ़ोन करो तुम पार्के में ही टहलते रहते हो। ठीक है, एक बुद्धा पार्क है। ठीक, तो चलो बुद्धा पार्क तो फैमिली पार्क है। तो हमने कहा चलो कहाँ चलोगे, तो उसने कहा चलो तुमको ले चलते हैं और लोहिया पार्क में। तो भैया लोहिया पार्क गए तो हमने देखा ओ हो वाह क्या नज़ारे हैं। इसीलिए बेटा तुम अभी तक एसएससी नहीं पास कर पाए। लखनऊ में जितने बच्चे जाते हैं तैयारी करने उसमें से 80% 60 से 70% लोग पार्कों में ही टहला करते हैं। कोई लोहिया पार्क टहल रहा, कोई नींबू पार्क टहल रहा, कोई बेगम हजरत पार्क टहल रहा, और भी बहुत से पार्क हैं। हम तो भैया देख के दंग रह गए, हमने कहा वाह क्या नज़ारे हैं। इसीलिए बेटा तुम्हारा एसएससी नहीं पास हुआ है, इतने दिन हो रहे हैं। यही एक रीज़न है, क्योंकि तुम अपने लक्ष्य पे लगातार निगाह नहीं बनाए हुए हो। आपका लक्ष्य कुछ और हो गया है। लोहिया पार्क में जाके, नींबू पार्क में जाके कुछ नया नया ही आप देख रहे हो, कुछ नए नए आप टारगेट सेट कर रहे हो, कुछ नए नए लक्ष्य प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हो। इसलिए जो आपका ये मेन वाला लक्ष्य था कि सरकारी नौकरी पाने का, उस लक्ष्य से आप भटक गए हो। तो यही है कि भैया वो आज भी तैयारी ही कर रहे हैं वहाँ पे एसएससी की, और टहल रहे हैं सब पार्कों पार्क। एक भी पार्क ऐसा नहीं होगा लखनऊ का जिसमें वो बंदा गया ना हो। हमने कहा वाह क्या बात है। इसीलिए अगर जो आप अपने लक्ष्य को पाना चाहते हो तो आपके लक्ष्य में जो भी आए समझ लो वही आपका दुश्मन है। आप उसको किनारे हटा के बस अपने लक्ष्य पे निगाह रखो और अपने लक्ष्य को पाने के लिए बेइंतहा मेहनत करो। तो चलो चलते हैं, क्योंकि हम सभी का लक्ष्य एक ही है, सरकारी नौकरी प्राप्त करना। तो चलो चलते हैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की तरफ एक कदम और आगे बढ़ाते हैं। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है अभी तक। हम लोगों ने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पढ़ लिए हैं, और जिन लोगों ने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के वीडियो नहीं देखे हैं वो लोग आप देख लो, और उसके बाद ये अंतर पढ़ो, तब आप लोग को बहुत क्लियर कट समझ में आएगा। क्योंकि राष्ट्रपति को 3 पार्टों में पढ़ाया गया है, इसके 3 वीडियो हैं, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट। क्योंकि राष्ट्रपति काफ़ी चीज़ें हैं राष्ट्रपति के अंदर जो समझानी थी, क्योंकि एक वीडियो में संभव नहीं था। तो राष्ट्रपति 3 वीडियो बने हैं, क्योंकि एक में बनाते तो बहुत लंबा हो जाता, और उपराष्ट्रपति में तो एक ही वीडियो बना है। ओके, क्योंकि राष्ट्रपति देश के सर्वे सर्वा होते हैं और देश के प्रथम नागरिक होते हैं, इसलिए, और इनकी बहुत सी शक्तियाँ होती हैं। ठीक है, सारे समझौते, सारी संधियाँ सब राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाते हैं। इसलिए राष्ट्रपति को समझना बहुत ज़रूरी है, बेइंतहा ज़रूरी है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति में मेन अंतर क्या होता है। ओके, और इसको पढ़ने के बाद आपको लगेगा हाँ कुछ दम आ गया हमारे अंदर। इससे पहले इसके और इसके वीडियो देख लीजिए आप, और उसके बाद ये अंतर पढ़ लो, तब आपको राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपका। आपको लगेगा हाँ कि कुछ मुझको समझ में आ रहा है, कि हाँ अंदर से कुछ अच्छा फील होगा। तो चलो भैया,
राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति में प्रमुख अंतर क्या होते हैं वो पढ़ाते हैं आज हम आपको। तो चलो, सबसे पहला अंतर, राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है? तो राष्ट्रपति का पद लिया गया है ब्रिटेन से। ठीक है, कहाँ से लिया गया है? पद ब्रिटेन से लिया गया है। और उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है? तो उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है यूएसए से। यूएसए मतलब अमेरिका से, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ओके, ये कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अगला पॉइंट, राष्ट्रपति बनने के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष पूरी होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति बनने के लिए भी उम्र 35 वर्ष पूरी होनी चाहिए। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए भारत का नागरिक हो, इधर भी भारत का नागरिक होना चाहिए। किसी लाभ के पद पर ना हो, उपराष्ट्रपति बनने के लिए भी किसी लाभ के पद पर ना हो। ओके, अब अगला और मेन अंतर आता है। मेन चीज़ पढ़ाएंगे क्योंकि इससे पहले सब कुछ हम पढ़ा चुके हैं आपको। इसमें मेन है आपका लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होना चाहिए। लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होना चाहिए। ठीक है, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होना चाहिए। और इधर राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता होना चाहिए। राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। ठीक, तो पद ये ब्रिटेन से लिया गया है। और राष्ट्रपति बनने के लिए लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता उस इंसान के अंदर होनी चाहिए। और उपराष्ट्रपति बनने के लिए राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता होना चाहिए। ओके, और देखते हैं, जो बंदा राष्ट्रपति पद के लिए खड़ा हो रहा है उसके लिए निर्वाचक मंडल से 50 प्रस्तावक होने चाहिए उसके साथ, 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए। ओके, तो 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक काहे के लिए? राष्ट्रपति चुनाव के लिए। और उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए कितने प्रस्तावक और कितने अनुमोदक होने चाहिए? जो लोग पढ़ चुके हैं उनको पता होगा, 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक। ठीक, काहे के लिए? वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए। ठीक, आगे आते हैं। चौथा पॉइंट, इनका राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल क्या होता है? तो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल होता है राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होता है? लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की विधानसभा और यूटी यानी कि यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभा। ऐसे लिख लो, यहाँ स्पेशल केवल दिल्ली और पुडुचेरी में ही है तो वही लिख लेते हैं, दिल्ली प्लस पुडुचेरी। ये यूटी में आते हैं, माने केंद्र शासित प्रदेश आते हैं। तो दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भैया मनोनीत सदस्य नहीं लेंगे हिस्सा राष्ट्रपति के चुनाव में। ओके, तो राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य हिस्सा नहीं लेंगे। लोकसभा के निर्वाचित सदस्य हिस्सा लेंगे, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य हिस्सा लेंगे, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य हिस्सा लेंगे, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य हिस्सा लेंगे। और यूटी यानी कि यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली और पुडुचेरी में विधानसभा है, उसके निर्वाचित सदस्य हिस्सा लेंगे। और हिस्सा कौन कौन नहीं लेगा? मनोनीत सदस्य हिस्सा नहीं लेंगे। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभाओं में जो मनोनीत सदस्य हैं वो हिस्सा नहीं लेंगे। मनोनीत सदस्य प्लस
विधान परिषद के सदस्य, ये लोग क्या करेंगे, हिस्सा नहीं लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। ओके, अब इधर आ जाओ, 1 2 3 चौथा पॉइंट है इसमें निर्वाचन मंडल। तो इनके निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होंगे, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं, तो इनके में शामिल होते हैं लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य। ठीक, हिस्सा लेते हैं। ठीक है, उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य हिस्सा लेते हैं। सभी सदस्य मतलब निर्वाचित प्लस मनोनीत। ठीक है, अब हिस्सा इसमें लेते कौन कौन से लोग नहीं हैं, तो हिस्सा लेते कौन कौन से लोग नहीं हैं, इसमें हिस्सा नहीं लेंगे आपके राज्यों के विधानसभा, राज्यों की जो विधानसभाएं होती हैं, विधानसभा क्या कर लो, पूरा विधानमंडल ही कर लो, क्योंकि विधानमंडल में मैंने आपको बता रखा है, विधानमंडल ऐसा समझो, समझ लो फिर लिखें विधानमंडल। विधानमंडल के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है विधान परिषद और एक होता है विधान सभा। तो इन दोनों में से कोई भी सदस्य हिस्सा नहीं ले सकता है, तो दोनों को लिखने के बजाय सीधे सीधे लिख दो विधानमंडल। ठीक, तो विधानमंडल के सदस्य हिस्सा नहीं लेंगे इसमें, विधानमंडल के सदस्य, विधानमंडल के सदस्य प्लस यूटी के सदस्य, यूटी विधानमंडल के सदस्य, यूटी विधानसभा के सदस्य। तो क्या हिस्सा नहीं लेते हैं, यानी राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य हिस्सा इसमें नहीं लेते हैं। ठीक है, राज्यों के विधानसभा और विधान परिषदों के सदस्य हिस्सा नहीं लेते हैं। और यूटी में विधानसभाएं होती हैं, इसमें किसी भी यूटी में विधान परिषद आई नहीं, तो सीधे सीधे विधानसभा लिखो। तो यूटी में यानी केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा के सदस्य हिस्सा नहीं लेते हैं। तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में केवल लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य हिस्सा लेते हैं, चाहे मनोनीत हो चाहे ना हो। ठीक है, निर्वाचित सदस्य और मनोनीत सदस्य सारे के सारे मिलके उपराष्ट्रपति का चुनाव में वोट डालते हैं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं भैया। रीति क्या होती है, रीति तो सभी को पता है, जो इनकी रीति है, जो उपराष्ट्रपति की जो रीति है वो इनकी, उसमें लिखने की क्या जरूरत है, मैंने पीछे पढ़ा रखा है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन सी रीति यूज होती है, गुप्त मतदान। उपराष्ट्रपति के चुनाव में गुप्त मतदान होता है, राष्ट्रपति के चुनाव में गुप्त मतदान, उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी गुप्त मतदान। अप्रत्यक्ष मतदान, समान आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, एकल संक्रमणीय मत पद्धति, तो एकल संक्रमणीय मत पद्धति इधर भी। तो जो रीति जो है, जो राष्ट्रपति के चुनाव की रीति है, वो भी वही रीति उपराष्ट्रपति के चुनाव की है। ओके, इतना क्लियर कट हो गया आपको। अब आते हैं मेन 6वां नंबर देखते हैं। जब राष्ट्रपति को पद से हटाना होता है तो किस बेस पे हटाया जा सकता है, तो इस बेस पे हटाया जा सकता है अगर जो राष्ट्रपति ने संविधान का अतिक्रमण किया है। ठीक है, ये बहुत बड़ा वर्ड है, संविधान का अतिक्रमण करना। अगर जो संविधान का अतिक्रमण किया है उपराष्ट्रपति जी ने, तब उपराष्ट्रपति जी को हटाया जा सकता है। और उनको हटाने के लिए एक विशेष वर्ड का यूज किया गया है, महाभियोग। तो राष्ट्रपति को हटाने के लिए उनके ऊपर महाभियोग चलाया जाता है अनुच्छेद 61 के तहत। ठीक है, तो राष्ट्रपति को हटाने के लिए उनके ऊपर क्या चलाया जाता है, महाभियोग चलाया जाता है। इसका आधार क्या होता है, संविधान का अतिक्रमण, संविधान का अतिक्रमण। ओके, अगर जो राष्ट्रपति जी ने संविधान का अतिक्रमण किया है तो उनके ऊपर महाभियोग चलाया जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। संविधान का अतिक्रमण किया है तो उनके ऊपर महाभियोग चलाया जाएगा। ठीक है, अब अगर जो इधर 6 नंबर यहाँ पे डालते हैं,
उपराष्ट्रपति को हटाया जाना है तो इनका हटाने का आधार कोई भी हटाने का आधार हो सकता है, कोई भी आधार हो सकता है, कोई भी आधार हो सकता है जिसको राज्यसभा उचित समझे, जिसे राज्यसभा उचित समझे। यानी कि उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए कोई भी आधार हो सकता है जिसे राज्यसभा उचित समझे, वो कोई भी कारण हो सकता है उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए। ठीक है, उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए संविधान का अतिक्रमण जैसे भयानक शब्दों का यूज नहीं किया गया है। आगे आ जाओ। तो महाभियोग होगा, तो महाभियोग लगाने के लिए सबसे पहले क्या किया जाएगा? तो महाभियोग लगाने के लिए सबसे पहले देखो, राष्ट्रपति को भी 14 दिन पहले सूचना देनी पड़ेगी और उपराष्ट्रपति को भी 14 दिन पूर्व सूचना देनी पड़ेगी। ठीक है, अगर जो राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाया गया है उनको पद से हटाने संबंधी, तो राष्ट्रपति को भी 14 दिन पूर्व सूचना देनी होगी, और उपराष्ट्रपति के ऊपर भी अगर जो उनको हटाने संबंधी प्रस्ताव लाया जा रहा है तो उपराष्ट्रपति को भी 14 दिन पूर्व सूचना देनी होगी। ठीक, ये मैं यहाँ नहीं लिखूंगा क्योंकि सेम है, दोनों में 14 दिन पूर्व दोनों को सूचना देनी होगी। अगला लिखते हैं, जो हटाने संबंधी प्रस्ताव है, महाभियोग का प्रस्ताव जो है वो सबसे पहले कहाँ लाया जाएगा? तो दोनों सदनों में से किसी भी सदन में लाया जा सकता है। तो लोकसभा प्लस राज्यसभा किसी में भी लाया जा सकता है, किसी में भी लाया जा सकता है। ठीक है, कौन सा? महाभियोग प्रस्ताव लाया और राज्यसभा में से किसी में भी पहले लाया जा सकता है। कोई बाउंडेशन नहीं है कि राज्यसभा में ही पहले लाया जाए या लोकसभा में ही पहले लाया जाए, लेकिन यहाँ पे बाउंडेशन हो जाती है। यहाँ पे बाउंडेशन एक होती है, यहाँ पे एक बाउंडेशन होती है कि प्रस्ताव हटाने संबंधी प्रस्ताव हटाने वाला प्रस्ताव पहले राज्यसभा में ही लाया जाएगा, राज्यसभा में ही लाया जाएगा। ओके, तो ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट है कि पहले कहाँ लाया जाएगा? पहले राज्यसभा में ही लाया जाएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो अगर उपराष्ट्रपति को हटाना है तो उनको हटाने संबंधी प्रस्ताव सबसे पहले कहाँ लाया जाएगा? राज्यसभा में ही लाया जाएगा। ओके, और यहाँ पे राष्ट्रपति को हटाने के लिए किसी भी सदन में लाया जा सकता है। ओके, चलो अगला पॉइंट उठाते हैं। अगला पॉइंट है कि कैसे हटेंगे, कैसे? तो 2/3 दोनों सदनों में, अगर दोनों सदन 2/3 बहुमत से राष्ट्रपति के प्रस्ताव को पारित कर देते हैं, यानी महाभियोग के प्रस्ताव को पारित कर देते हैं, तो राष्ट्रपति हटे हुए मान लिए जाएंगे, मतलब उसी दिन से उनका पद रिक्त मान लिया जाएगा। तो 2/3 बहुमत से दोनों सदन 2/3 बहुमत से दोनों सदन 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास। ठीक, 2/3 बहुमत से अगर दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से अगर प्रस्ताव पास कर लिया जाता है तो राष्ट्रपति क्या करेंगे? राष्ट्रपति को पद छोड़ना होगा। ठीक है, तो 2/3 बहुमत से अगर प्रस्ताव पास हो जाता है दोनों सदनों में तो राष्ट्रपति को पद छोड़ना होगा। लेकिन उपराष्ट्रपति वाले में क्या होता है? तो उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए पहले क्या होता है? राज्यसभा। तो राज्यसभा में साधारण बहुमत, अंतर देखिएगा, वहां पे दोनों सदनों में 2/3 बहुमत चाहिए और यहाँ पे राज्यसभा में साधारण बहुमत से प्रस्ताव पास होना चाहिए। और लोकसभा में कितने से होना चाहिए? लोकसभा केवल सहमति दे दे, लोकसभा की मात्र सहमति से। ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट। राज्यसभा में साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित होना चाहिए उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए, और लोकसभा की मात्र सहमति से ही
हटाया जा सकता है उपराष्ट्रपति जी को। ओके, इनको खाली मात्र सहमति ही चाहिए इसमें, तो उपराष्ट्रपति हट जाएंगे। ओके, तो इतना आप समझ में आया आपको? ठीक है, अब अगला देखते हैं हम लोग। अब अगला है आपका 1 2 3 4 5 6 7। चलो, तो हटाने संबंधी प्रस्ताव आपको समझ में आ गया। संविधान का अतिक्रमण शब्द यूज किया जाता है इसमें, ठीक, और इसमें कोई भी कारण हो सकता है। इधर लोकसभा में या राज्यसभा में पहले किसी में भी लाया जा सकता है प्रस्ताव महाभियोग का, और इसमें पहले राज्यसभा में ही लाया जाएगा। ठीक है, राज्यसभा में साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित होना चाहिए और लोकसभा मात्र सहमति ही दे दे तो उपराष्ट्रपति हट जाएंगे। और इसमें 2/3 बहुमत से ही दोनों सदनों में प्रस्ताव पारित होना चाहिए, तभी राष्ट्रपति हटेंगे। ओके, अब आते हैं शपथ। राष्ट्रपति शपथ किसकी खाता है? तो शपथ, तो राष्ट्रपति शपथ खाता है संविधान और विधि। राष्ट्रपति शपथ खाता है संविधान और विधि के, संविधान और विधि के परिरक्षण प्लस संरक्षण प्लस प्रतिरक्षण। ठीक है, तो राष्ट्रपति ये कई बार क्वेश्चन आया है बड़े बड़े पेपरों में। ठीक है, तो राष्ट्रपति किसकी शपथ खाता है? तो राष्ट्रपति खाता है शपथ संविधान और विधि के परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण की। इसको इंग्लिश में थोड़ा समझते हैं, इसको प्रोटेक्ट बोलते हैं, इसको प्रिजर्व बोलते हैं। ठीक, राष्ट्रपति संविधान और विधि का क्या प्रिजर्व करेगा, उसको प्रोटेक्ट करेगा और उसको डिफेंड करेगा। ठीक है, परिरक्षण यानी प्रिजर्व करेगा, संरक्षण यानी प्रोटेक्ट करेगा, प्रतिरक्षण यानी डिफेंड करेगा। किसको? संविधान को और विधि को, यानी कानून को। संविधान और कानून को प्रोटेक्ट करेगा, डिफेंड करेगा और प्रिजर्व करेगा। ओके, तो संविधान में राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति शपथ खाता है किसकी? संविधान और विधि के परिरक्षण की, संरक्षण की और प्रतिरक्षण की शपथ खाता है। और यहीं पे उपराष्ट्रपति कौन सी शपथ खाता है भैया? उपराष्ट्रपति शपथ खाता है संविधान के प्रति पूर्ण श्रद्धा और विश्वास। ठीक, श्रद्धा और विश्वास। ठीक, श्रद्धा और विश्वास की, यानी कि उपराष्ट्रपति का है कि शपथ खाता है, उपराष्ट्रपति शपथ खाता है कि मैं संविधान के प्रति पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखूंगा। ओके, संविधान के प्रति पूर्ण श्रद्धा और पूर्ण विश्वास रखूंगा। ओके, तो उपराष्ट्रपति किसकी शपथ खाता है? पूर्ण श्रद्धा और विश्वास की शपथ खाता है संविधान के प्रति। ओके, संविधान के प्रति पूर्णतः श्रद्धा रखूंगा और उसमें आस्था रखूंगा, उसमें विश्वास रखूंगा। ठीक है, तो ये इतना आपको क्लियर कट पता हो गया अंतर क्या है। तो चलो एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। 6-7 अंतर ही हैं, इसको आप समझ लोगे तो कभी जो है आपके दिमाग में उलझन नहीं रहेगी पेपरों में कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। तो चलो एक बार देख लेते हैं। क्या 27 मिनट पूरे हो गए हैं? क्योंकि 27 मिनट पे वीडियो रुक जाता है। हो रहा है शूट, हो तो रहा 24 मिनट हो गए हैं, तो मेरे पास 3 मिनट और है, नहीं तो वीडियो रुक जाएगा। तो जल्दी से इसको क्लोज करते हैं। तो एक बात और देख लेते हैं हम लोग, चलो जल्दी देखते हैं। राष्ट्रपति का पद कहाँ से मिला है? ब्रिटेन से मिला है। उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका से लिया गया है। ठीक, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए, इधर राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। 50 प्रस्तावक चाहिए, 50 अनुमोदक चाहिए, 20 प्रस्तावक 20 अनुमोदक। निर्वाचक मंडल में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और यूटी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य हिस्सा लेंगे। इसमें लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य हिस्सा लेंगे, मनोनीत और निर्वाचित सारे के सारे। फिर हिस्सा कौन नहीं लेते हैं? मनोनीत सदस्य और विधान परिषद के सदस्य हिस्सा नहीं लेते हैं। इसमें विधानमंडल के सदस्य और यूटी के सदस्य हिस्सा नहीं लेते हैं। ठीक है,
राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग शब्द यूज किया जाता है, और संविधान का अगर जो अतिक्रमण किया है तो महाभियोग लगा के उनको हटाया जाएगा। यहाँ पे हटाने का कोई भी आधार हो सकता है। ठीक, 2/3 बहुमत से दोनों सदनों में पारित होना चाहिए प्रस्ताव। इधर राज्यसभा में साधारण बहुमत से और लोकसभा की मात्र सहमति से ही हटाए जा सकते हैं। शपथ किसकी खाते हैं? संविधान और विधि के परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण की, और यहाँ पे संविधान के प्रति पूर्ण श्रद्धा और विश्वास की। एक और है आंसर, एक और है राष्ट्रपति रानी या राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है? तो राष्ट्रपति का वेतन होता है 5 लाख, और इनका वेतन कितना होता है? 9, ये होता है 4 लाख। ओके, ये मुख्य आपका डिफरेंस है आपका राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति में। चलो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। उम्मीद है ये आपको बिल्कुल क्लियर कट समझ में आ गया होगा। इसकी स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। अभी 1 मिनट बचा हुआ है, अभी 1 मिनट बचा हुआ है, तो चलो ठीक है। एक क्वेश्चन और बता देते हैं जल्दी से, तब तक मैंने सोचा ख़त्म हो गया होगा। एक क्वेश्चन ये है कि अगर जो राष्ट्रपति का कार्यकाल, राष्ट्रपति का पद अचानक से खाली हो जाता है तो राष्ट्रपति का कार्यवाहक चुना जाता है, लेकिन अगर जो उपराष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है अचानक से तो राष्ट्रपति का कार्यवाहक नहीं चुना जाता है। संविधान में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है। ओके, और राष्ट्रपति का चुनाव 6 महीने के अंदर करा लेना चाहिए, और उपराष्ट्रपति का चुनाव यथाशीघ्र कराया जाएगा। उसमें 6 महीने का संविधान में बिल्कुल क्लियर कट नहीं लिखा है, उसमें लिखा है यथाशीघ्र कराया जाना चाहिए। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।